In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 3 कॉलम कैश बुक बनाना सीख रहे हैं और पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम मज़ीद कुछ ट्रांजैक्शंस लेके इसको पार्ट सेकंड है ये हमारा। अब मज़ीद एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसकी मदद से हम 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम लोग इन ट्रांजैक्शंस को 3 कॉलम कैश बुक में दर्ज करते हैं। $1999 का ये डाटा है एक बुक में से। जनवरी 1 को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ये कैश का बैलेंस दिया गया 400 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पर रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे 1999, इट्स जनवरी 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 400। जनवरी 1 को बैलेंस एट बैंक जो है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और ये 5000 है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। 1999 जनवरी 1 अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक का बैलेंस है 5000। ठीक है जी, बैलेंसेस लिखे गए। 4 तारीख को इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल, मज़ीद पैसा कारोबार में आ रहा है, सरमाया कर रहे हैं। कितना कैपिटल लगा रहे हैं? 10,000 का। आउट ऑफ विच 6,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसमें से 6,000 बैंक में डिपॉजिट करवाया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी ये टेक्निकल टर्म है, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको कॉन्ट्रा एंट्री करके आ जाएंगे कि 6,000 बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। ऐसा नहीं है, टोटल 10,000 लेके आ रहे हैं कैपिटल, 6,000 बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो बाकी 4,000 कैश की शक्ल में बिजनेस में लेके आ रहे हैं। यानी वो जो 10,000 का कैपिटल है उसके 2 हिस्से उन्होंने किए। 4,000 कैश नकद जमा करवाया बिजनेस में और 6,000 जो है 6,000 ये बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो ये इनफ्लो है बिजनेस का। रिसीट साइड पे हम इसको दर्ज करेंगे। 4 तारीख को कैपिटल अकाउंट, कैश 4,000 और बैंक 6,000 और ये कुल मिला के वो 10,000 कैपिटल बन गया। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं जी। 5 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेच रहे हैं, कैश पर बेच रहे हैं, ये कैश इनफ्लो हो रहा है। रसीट साइड पर हम लिखेंगे इसको। 5 तारीख को सेल्स अकाउंट और कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश में 3,000 लिखा जाएगा। 6 तारीख को कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, कुछ डेटर से जिनसे पैसे लेने वाले थे, लास्ट ईयर के डेटर हैं, इनसे 8,000 कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 200 और 200 उनको रायत भी दी जा रही है। तो ये बताया नहीं गया कि ये चेक कलेक्ट किया जा रहा है या पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये फिर कैश कलेक्ट किया जा रहा है। 6 तारीख को डेटर्स अकाउंट, कैश कलेक्ट कर रहे हैं 8,000 और डिस्काउंट उनको अलाउ कर रहे हैं 200। 10 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजिंग हो रही है, पेमेंट हो रही है और किस सूरत में पेमेंट हो रही है? कैश की शक्ल में पेमेंट हो रही है। और 10 तारीख को बाय परचेजेस, कैश पेमेंट हो रही है 5,500। 11 तारीख को फिर पेमेंट हो रही है पेड, मिस्टर हसन को पेमेंट की जा रही है। ये हमारा क्रेडिटर था, इसको 2,500 पे किया जा रहा है। यहाँ भी नहीं बताया कि चेक के ज़रिए पे किया जा रहा है तो क्या या कैश के ज़रिए। तो ऐसी सूरत में ये अंडरस्टूड है कि ये कैश के ज़रिए पे किया जा रहा है। और डिस्काउंट जो है वो हमें अलाउ हुआ है, उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है 6,500। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये डिस्काउंट अलाउड आ गया है तो इसने इधर आना था, ऐसा नहीं है।
ये हसन ने हमें डिस्काउंट अलाउड किया, हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, हमने पेमेंट की क्रेडिटर को और उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है। ये हमारे लिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो यहाँ पे 11 तारीख को बाय मिस्टर हसन अकाउंट, डिस्काउंट हमें मिला 65 का और पेमेंट हमने की 2500। 13 को कमीशन पे की जा रही है, ये भी पेमेंट हो रही है टू आवर एजेंट। बताया नहीं गया कि चेक के जरिए या कैश के जरिए है, तो ये कैश के जरिए समझी जाएगी। 13 जनवरी बाय कमीशन अकाउंट और अमाउंट है 530। 14 ऑफिस फर्नीचर परचेज हम कर रहे हैं, ये हमारा एसेट है और ये रज़ा से परचेज कर रहे हैं, फ्रॉम रज़ा 200। रज़ा से 200 का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। ये नहीं बताया कि कैश पर कर रहे हैं या उधार पे कर रहे हैं। तो जब नाम आ जाता है और नहीं बताया जाता कि ये कैश है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आप याद करें, कैश बुक जब हमने बनाना सीखी थी तो हमने पढ़ा था कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में दर्ज नहीं किया जाता। तो क्या इस ट्रांजैक्शन का इंदराज कैश बुक में होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में दर्ज नहीं की जाएगी। इसके बाद 14 को रेंट पे किया जा रहा है, ये पेमेंट हो रही है 50 की बाय रेंट अकाउंट और अमाउंट है 50। 15 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अकरम, अकरम से चेक वसूल हुआ 500 का, चेक रिसीव हुआ 500 का एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड और फॉरेन बैंक में जमा करवा दिया गया। जब फॉरेन बैंक में जमा करवा देते हैं तो ये हम बैंक में डायरेक्ट इनफ्लो अपना लिखते हैं 15 को। मिस्टर अकरम अकाउंट और बैंक के अंदर हम लोग ये 500 लिख लेंगे। अगेन 15 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए जा रहे हैं, पेमेंट हो रही है, आउटफ्लो है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यूटिलिटी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हैं। और इसकी अमाउंट है 10 रुपीज़। ये भी चेक का जिक्र नहीं है तो बैंक में नहीं लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। ड्यू चेक, चेक निकाला जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये ड्राइंग्स हो रही हैं। तो ये बैंक से ड्राइंग्स की जा रही हैं। पेमेंट साइड में आउटफ्लो में से 16 बाय ड्राइंग्स अकाउंट और बैंक से ये पैसे निकले हैं 700। फिर 17 को कैश सेल्स हुई हैं 2500 की, इनफ्लो होगा, यहाँ पे दर्ज करेंगे सेल्स अकाउंट और ये कैश सेल्स हैं, कैश के कॉलम में लिखेंगे 2500। इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम वसीम, वसीम से हमने कलेक्शन की, कितने की? 4000 की, और डिपॉजिट करवा दिया बैंक में नेक्स्ट डे को। अब ये भी एक ट्रिकी ट्रांजैक्शन है, टेक्निकल है इसमें बात। क्या बात टेक्निकल है? कलेक्शन फ्रॉम वसीम 4000, ये नहीं कहा कि चेक कलेक्ट किया है, 4000 रुपये कैश कलेक्ट किया 18 तारीख को वसीम से और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया नेक्स्ट डे को 19 तारीख को। तो इसकी 2 ट्रांजैक्शंस होंगी हमारे पास, एक 18 की जो पैसे वसूल किए और एक 19 की पैसे बैंक में जमा करवाने की, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते होते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से दर्ज करना है, 18 को वसीम से पैसे हमें मिले 4000 और 19 को बैंक में जमा करवाए। जब पैसे बैंक में जमा करवाए जाते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है।
कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड पे आती है, मैंने डेट इसीलिए दोनों साइड पे लिख ली। अब ये 4000 रुपया कैश से निकल जाएगा, कैश से क्रेडिट हो गया, कॉन्ट्रा बाय बैंक अकाउंट, और बैंक में ये चला जाएगा, बैंक में डेबिट हो जाएगा 4000 कॉन्ट्रा टू कैश अकाउंट। इस बात की समझ आ गई आपको कि एक अमाउंट एक शख्स से हमने वसूल की, हमने उसको अपने कैश में दर्ज कर लिया और नेक्स्ट डे हमने ये बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो पैसे जब बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके लिए हमने कॉन्ट्रा एंट्री की। अब जगह यहाँ कम है, हम लोग बाकी की ट्रांजैक्शन यहाँ लिख लेते हैं और फिर उसको यहाँ पर एंटर करते हैं जी। तो ये जगह साफ़ करके नई ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ दर्ज करना। जनवरी 22 को ड्रॉ किया जा रहा है चेक फॉर पेटी कैश। इसको भी स्टार करें, ये भी स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि ऐसे समझेंगे कि कैश निकलवाया जा रहा है तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करें। ये कैश नहीं निकलवाया जा रहा है, जो ये कैश का कॉलम है ये और चीज़ है, जो पैटी कैश है ये एक अलग चीज़ है। तो हमने जस्ट ऐसे समझना है कि ये पैटी एक्सपेंसेस जो हैं उनकी पेमेंट के लिए पैसे निकलें, तो हमने बैंक से इसको आउटफ्लो कर देना, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनानी। तो जनवरी 22 बाय पैटी कैश। ये पैटी कैश क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर सीखेंगे कि पैटी कैश बुक क्या होती है और पैटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनको ये किसको कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो है वो इसी पे हमारा लेक्चर होगा। ये 150 की बैंक से पेमेंट हो रही है, 150 यहाँ से होने बैंक में क्रेडिट हो गया। 23 चेक डिसऑनर्ड जी। ये फिर एक टेक्निकल हमारे पास ट्रांजैक्शन आ गई है, बड़ी अहम ट्रांजैक्शन है। चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर चेक कौन से होते हैं? जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हों लेकिन किसी भी वजह से बैंक को कलेक्शन ना हो, यानी उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक के ऊपर साइन गलत थे, चेक फटा हुआ था, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न थी, अब वो चेक क्लियर नहीं हुआ, वो डिसऑनर्ड हो गया। अब ये चेक था कौन सा चेक डिसऑनर्ड हो गया जी? रिसीव्ड अर्लियर फ्रॉम अकरम, जो अकरम से हमने 15 जनवरी को रिसीव किया, इसीलिए मैंने ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ना वो इरेज नहीं की थी। ये 15 तारीख को ये वो चेक लिखा हुआ है 500 रुपये वाला, जो हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवाया था, अब वो डिसऑनर हो गया। 15 तारीख जब हमने 15 तारीख को वो डिपॉजिट करवाया था तो हमने ये एंट्री की थी, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। अब डेबिट का मतलब ये है कि बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज़ हुआ। डेबिट का ये मतलब है इनफ्लो होता है तो बैलेंस बढ़ता है, बैंक बढ़ गया, बैंक बैलेंस 500 से बढ़ा, लेकिन ये एक्चुअली बढ़ा तो नहीं था, बढ़ना तो इसने तब था जब ये चेक क्लियर हो जाता। अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो हमने जितने से इसको बढ़ाया था, डेबिट किया था, हमने उतने से ही इसको कम कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो अब हम इसको अपोजिट साइड पे 23 को बाय, जैसे यहाँ 2 मिस्टर अकरम था, अब यहाँ पर बाय मिस्टर अकरम आ जाएगा। 500 से हमने बैंक को डेबिट किया था, 500 से हम बैंक अपना क्रेडिट कर देंगे। तो ये डिसऑनर्ड चेक की एंट्री ऐसे की जाएगी। आगे चलते हैं। 24 तारीख को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है चेक के जरिए 50 रुपये का, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे, उसी दिन बैंक में जमा हो गया, तो हम डायरेक्ट बैंक में इनफ्लो ये लिखेंगे 24 तारीख टू डिविडेंड, और बैंक के अंदर ये चले जाएंगे 50 रुपये। इसके बाद कमीशन रिसीव हुई है और चेक के जरिए रिसीव हुई है 230, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 28 तारीख को। ये कब हुई है? 25 को हमें एक चेक मिला है 230 का, और बैंक में डिपॉजिट हमने करवाया 28 को। उसके बाद 29 की ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ हमारे पास 2 केस बन सकते हैं। एक तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर चेक रिसीव हो उसी दिन जमा ना करवाए, आप क्वेश्चन पढ़ें, जिस डेट को वो जमा हो रहा हो क्वेश्चन में अगर ये बताया कि हम डायरेक्ट उस डेट की बैंक में एंट्री कर दें, बिल्कुल ठीक है। ये हम डायरेक्ट यहाँ 28 को बैंक में लिख दें।
कुछ ऑथर जो हैं वो आपको ऐसे करते हुए भी नजर आएंगे कि 25 तारीख को इसको आर्जी तौर पर कैश के कॉलम में 230 लिख लेंगे और 28 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, वही पैसे जो 230 आर्जी तौर पर कैश के कॉलम में लिखे हुए थे, डेबिट किए हुए थे, अब वो कैश को क्रेडिट कर देंगे और बैंक को डेबिट कर देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से कर लेंगे, इसको पहले 25 को कैश के कॉलम में लिखें और 28 को इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएं बैंक में डिपॉजिट करवाने की, या आप डायरेक्ट 28 को ये बैंक में डिपॉजिट करवाने की एंट्री कर दें। हम यहाँ पे डायरेक्ट वाला केस करेंगे। 25 टू कमीशन, हमें ये कमीशन मिली थी, सॉरी यहाँ 25 नहीं लिखेंगे, जब हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो इसकी अमाउंट है 230, यहाँ आ गया। 29 को बैंक से पे की जा रही है सैलरी ऑफिस स्टाफ की 1500, तो ये पेमेंट हो रही है, इस साइड में लिखेंगे 29 को बाय सैलरी अकाउंट और अमाउंट है 1500, ये बैंक से पेमेंट हो रही है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। फिर 29 को पेड सैलरी टू मैनेजर, मैनेजर की सैलरी पे की जा रही है, यहाँ कहा था बैंक के जरिए दे रहे हैं, यहाँ कह दिए चेक के जरिए दे रहे हैं, बात तो एक ही है। ये भी बैंक के कॉलम में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 29 बाय सैलरी अकाउंट और ये 500। उसके बाद आखिरी एंट्री हमारे पास है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000। ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं एंट्री। बैंक में जब पैसा जमा करवाया जाता है तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है और बैंक हमारा डेबिट हो जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए डेट दोनों तरफ लिख लें। बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा। यहाँ कॉन्ट्रा कैश अकाउंट, कैश हमारा जा रहा है बैंक में, कैश कम हो रहा है तो यहाँ कैश के कॉलम में 1000, ये कॉन्ट्रा बाय बैंक अकाउंट। जी तो ये हमने सारी अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में दर्ज कर दी हैं। अब हमारी आखिरी स्टेज आ जाती है जिसमें हमने बैलेंसिंग करनी होती है, तो इनकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इसको कहते होते हैं इस प्रोसेस को। इसमें हमने टोटल करना होता है और जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल दोनों तरफ लिख के दूसरे जो छोटी साइड होती है उसकी अमाउंट्स माइनस कर देते हैं तो बैलेंस आ जाता है। लेकिन ये काम डिस्काउंट के कॉलम्स के साथ हमने नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? ये डिस्काउंट अलाउड है, ये अपनी अलग से हैसियत रखता है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये अपना एक अलग से है। इन दोनों की बैलेंसिंग नहीं करनी, इनको एज इट इज़ लिखना होता है। ये 200 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा और ये 65 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं करनी। बाकी हमने बैलेंसिंग करनी है, उसके लिए हम कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे जमा करना चाहें, आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो तो आप वैसे जमा कर सकते हैं। लाइक 4 और 3 7, 7 और 8 15,000, 15 और 2 17, 17 और 4 21,500, 21,000 और 900, ये बन गया 21,900। इधर भी लिख लेंगे 21,900। इसका बैलेंस निकाल लेंगे और इसको हम लिखेंगे ब्रॉड कैरी डाउन, नीचे ले जाना है इसको। जी अब ये वाली जो है अमाउंट ये चेक करें तो 1,000 और 4 5,000, 10,500, 11,000 2 13,500 बन गया, 13,500 और 14,090 बनता है मेरे ख्याल में। कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। 8,310 रुपीज़। अब हम बैंक का कर लेते हैं, ये भी हम कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं जल्दी से। 6,000 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस 50 प्लस 230 प्लस 1,000, ये बन के 11,780, 11,780, 11,780। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं 5,700
150, 500, 1500, 500, तो ये 3430 आ जाएगा। 3430। क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट था 5000, जब एंड हुआ तो ये हमारे पास नॉर्मल बैलेंस आ चुका है, ये ओवरड्राफ्ट नहीं है। अब हमने ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देने। Feb 1 1999 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस हम ब्रॉट डाउन करेंगे 8310 रुपये और बैंक का 3430 रुपये। ना तो डिस्काउंट के बैलेंस हमने निकाले थे और ना ही उनको हमने कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन करना होता। तो ये हमारा ओवरऑल जो था क्वेश्चन, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आई कि क्या आप दर्ज करेंगे या नहीं दर्ज करेंगे, चेक किसी और तारीख को वसूल हो रहा था, डिपॉजिट किसी और डेट को हो रहा था, इसके अलावा डिसऑनर्ड चेक भी आया। तो मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबन तमाम टेक्निकल जो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो इसमें कवर हो जाती हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने में कोई दिक्कत या कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर, जिसमें हम पेटी कैश बुक तैयार करना सीखेंगे।